PBR 322 actually two-step selection process. PUC8 one-step selection process, and that is blue-white color selection method. Second point, PBR 322, that is size के respect में 4.3 kilobase pair, and this one is 2.75 kilobase pair. That is why which is the most appropriate type of plasmid to be that is used for the biotechnology ना PUC8. तो ये हम लोग डिस्कशन किए थे प्रीवियस क्लास में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड. सो वी हैव स्टार्टेड द वेक्टर. ठीक है, वेक्टर में प्लाज्मिड कंप्लीट हो गया. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर. So we are coming to the next type of vector, number 2, bacteriophage. And we know that bacteriophage is actually the virus which attack bacteria. So the virus which attack the bacteria. देखिए इस वायरस को हम अगर बैक्टीरिया के अंदर एंट्री कराते हैं along with the foreign gene, right? Understand? ये वायरस एक्चुअली बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है. अगर इस वायरस के साथ हम बैक्टीरिया को डायरेक्टली फॉरेन पैथोजेंस और जीन ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली इंसर्ट कर दिए तो होगा कि नहीं? वायरस अटैकिंग द बैक्टीरिया. So we are inserting the foreign piece of gene into the virus. Then virus will carry that foreign piece of DNA or gene of interest into the bacteria. And who act as a vector here? The virus which attacking the bacteria, that is bacteriophage. So we can say it is the ability to replicate independently within bacterial cells. It has ability to replicate independently within bacteria. हम लोग यही तो पढ़े थे कि जो वेक्टर होता है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए जो बैक्टीरियोफेज है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर रहा है विद इन द बैक्टीरिया. तो एग्जांपल देते हैं. लैम्बडा फेज वेक्टर, सेकंड है M113 फेज वेक्टर. लैम्बडा फेज वेक्टर और M13 फेज वेक्टर, ये दो टाइप का बैक्टीरियोफेज है. यहां से सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल. ठीक है, नंबर 3 कॉस्मिड. देखिए कॉस्मिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस साइट मतलब कोहेसिव. हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कोहेसिव स्टिकी एंड. तो कॉस साइट ऑफ लैम्बडा फेज एंड प्लाज्मिड डीएनए. दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है कॉस साइट एंड प्लाज्मिड, दोनों से बनता है कॉस्मिड.
ठीक है। नंबर 4 YAC क्रोमोसोम और YAC एक्ट एज ए वेक्टर। फुल फॉर्म क्या है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। East artificial chromosome, this actually formed of contain telomeric sequence, centromere, and autonomously replicating sequence of east chromosome. मतलब समझिए पहले कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में क्या क्या है। The East artificial chromosome contains telomeric sequence, centromeric sequence, and autonomously replicating sequence of which chromosome? मतलब ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है कि नेचुरल प्रोडक्ट है? समझ में आ रहा है? कॉस्मेट में भी दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये आर्टिफिशियल वेक्टर है कि नेचुरल वेक्टर है? ठीक है ना। नंबर 5 में आते हैं BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। Bacterial artificial chromosome, it is based on फर्टिलिटी प्लाज्मिड। आप लोग पढ़े होंगे फर्टिलिटी एक फैक्टर, पढ़े हो ना। नंबर 6 फेजमिड। फेजमिड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड, दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है। ये सब आर्टिफिशियल है। क्लियर लिखा है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है कि नहीं? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, this is also artificial phasmid. Transposons, number 7 ट्रांसपोजन। देखिए हम लोग पढ़े हैं ट्रांसपोजन, आप बॉटनी में पढ़े होंगे कि ट्रांसपोजन आर द एक्चुअली the genetic material may be DNA और RNA which is from one cell to another cell, ये कैरी होता है, पास करता है from one DNA molecule to another DNA molecule, that is why it is called as walking DNA, jumping DNA। तो अगर कोई वॉक कर रहा है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम को, एक डीएनए से दूसरे डीएनए को, तो भाई उसके साथ हम अपना फॉरेन डीएनए भी तो वॉक करा सकते हैं। वेक्टर वही होता है जो कैरी करता है। So transposons, DNA which can move from one molecule to another molecule. Which move from one DNA molecule to another. नंबर 8 में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड
Let's discuss. This is a bacteria. This is a bacteria with a plasmid, and that plasmid contains a DNA. Now this bacteria is called as Agrobacterium. Agrobacterium tumefaciens. This is a bacteria. This is actually plant bacteria. This is a plant bacteria which attack several dicot plant. मोनोकोट को भी हो सकता है, but several dicot plant को अटैक करता है. And this Agrobacterium contains this particular plasmid is called as what? Not TI plasmid. उस plasmid का नाम क्या है? TI plasmid means tumor inducing plasmid. Right? And this tumor inducing plasmid, TI plasmid, contains the DNA, the piece of DNA which present is called as, that is tDNA. T stands for transfer. This DNA is called as what? A transfer DNA. Present in which plasmid? The TI plasmid. Present in which bacteria? Agrobacterium. Okay? And when this attack, ये जब अटैक करता है किसी प्लांट को, स्पेशली आई एम टेलिंग अबाउट व्हाट? ना डाइकॉट प्लांट्स. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डाइकॉट प्लांट को जब ये अटैक करेगा, that will cause सपोज टू बी, मान लेते हैं ये एरियल पार्ट है, ये रूट पार्ट है, राइट? तो एरियल पार्ट में क्या करेगा ना, ये ट्यूमर फॉर्म करेगा. दिस इज द ट्यूमर कॉल्ड एज क्राउन गर्ल. Tumor in plant is called as what? Crown gum. So who is converting the normal cell into cancerous cell? ट्यूमर मतलब यहाँ पे कैंसर हुआ कि नहीं? तो प्लांट के केस में कैंसर करने के लिए ये नॉर्मल सेल को कैंसरस में कन्वर्ट कर रहा है. तो व्हिच जीन इज कन्वर्टिंग? टीडीएनए. इसलिए उसको ट्रांसफर बोलते हैं. What they are transferring? The normal into cancerous. It is called as transfer. And that tDNA is present in which plasmid? The TI. Tumor को induce कर रहा है. That is why it is called as what? The TI plasmid. So TI plasmid, tumor inducing plasmid, which contains the tDNA, which will transfer or that is attack the plant, convert it into what? The cancerous. तो क्राउन गर्ल समझ में आया? अब देखिए इस बैक्टीरिया को हम अगर वेक्टर के तौर पे यूज करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. हम क्या करेंगे, हमारे पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, मान लेते हैं एक जीन ऑफ इंटरेस्ट. सपोज टू बी दिस इज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट वी हैव. We need to enter this gene of interest into this plant. हम मतलब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट और पर्टिकुलर जीन को हम प्लांट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं. पहले तो इस बैक्टीरिया का जिस जगह पे tDNA है वहां पे हम कट करेंगे बाय मींस ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस.
तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू अगर हम कट करते हैं, किसको कट किए? टीडीएनए को कट किए। टीडीएनए को कट करके उस जगह पे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने इंसर्ट कर दिया, तो टीडीएनए यहां पे आ गया। बात को समझेगी नहीं? So this is actually tDNA. Now this tDNA being cutted by the restriction endonuclease to insert the gene of interest. Insertional inactivation हुआ कि नहीं? So insertion of gene of interest into tDNA. Insertion of gene of interest into tDNA of TI plasmid leads to inactivation of tDNA भी inactivated हो गया कि नहीं? This process is called as insertional inactivation. And हम लोग बात किए थे कि insertional inactivation मतलब to form the rDNA, right? So rDNA में जिसमें insertional inactivation हुआ है वो कौन सा जीन inactivate हुआ है? tDNA inactivate हो गया? Is that plasmid or this bacteria able to produce the tumor again? अब इस होस्ट को हम क्या बोलेंगे? इस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? आर्म्ड या डिसआर्म्ड? ये पहले उसके पास टीडीएनए प्रेजेंट था तो ये आर्म्ड था. They are causing the normal cell into cancerous. By means of the insertional inactivation, now it becomes what ना? Disarmed. अगर ये disarmed हो गया तो बैक्टीरिया अटैक तो करेगा लेकिन कैंसर नहीं करेगा. अगर कैंसर नहीं करता है तो ये हार्म नहीं करेगा. But by means of this we are inserting the foreign gene of interest into the plant. तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट वेक्टर कौन है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो TI plasmid present in the agrobacterium. This is the most important, most convenient, most suitable vector to form the plant biotechnology. तो इसीलिए क्वेश्चंस कभी भी आए कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आपको पूछा है तो वेक्टर का नाम पूछेगा तो क्या होगा आंसर? TI plasmid agrobacterium. So insertional inactivation of tDNA. Now it forms disarmed pathogen. Disarmed pathogen means that will do not form cancer. ठीक है ना? इससे दो फायदा हो गया. एक तो हम लोग कैंसर को प्रिवेंट भी कर दिए, दूसरा हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट भी कर दिए. So best suitable method or vector for the plant biotechnology is agrobacterium. So this is all about number 8. We are coming to number 9. Retrovirus. Retrovirus, retrovirus क्या है? The virus, animal virus है कि plant virus है? Animal virus with reverse transcriptase enzyme, and that will cause the cancer in the animal cells. हम लोग पढ़े थे ना? Biological carcinogen में पढ़े थे. Retrovirus which cause the cancer because they contains what na reverse transcriptase enzyme along with the single stranded RNA. So animal virus which cause the cancer is called as retrovirus. We will make this virus disarm
इसको भी डिसआर्म्ड बना सकते हैं जस्ट लाइक टी आई प्लाज्मिड बाय insertional inactivation. So it is the best vector for which biotechnology? Plant biotechnology ki animal biotechnology? So it is best for animal biotech. इसे एनिमल सेल के अंदर आपको अगर फॉरेन जीन इंसर्ट करना है तो कौन सा वेक्टर हम यूज करेंगे? रेट्रोवायरस. अगर किसी प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट करना है तो टीआई प्लाज्मिड. बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है. नंबर 10 subtle vector. Subtle vector with both type of ori. With both type of ori sequence for prokaryotic and eukaryotic. मतलब साफ है. Subtle vector has the ability to replicate in the prokaryotic cell as well as for the eukaryotic cell, as because they contains the both type of ori sequence, origin of replication sequence. समझ में आ रहा है कि नहीं? एग्जाम्पल है modified TI plasmid, modified TI plasmid and east episomal plasmid, YEP. फुल फॉर्म पूछता है YAP YEP. East artificial YAC east artificial chromosome, YEP east episomal plasmid. सारे के सारे वेक्टर हम लोग डिस्कशन कर लिए फ्रॉम 1 to 10. मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है ना? प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, डीआई प्लाज्मिड, रेट्रोवायरस. We are coming to the processes of recombinant DNA technology. Complete है ये पार्ट. नेक्स्ट पे चले. Processes of recombinant DNA technology. The processes of RDT, that is recombinant DNA technology. Number 1, isolation of DNA. Number 2, fragmentation. Of DNA by restriction endonuclease. Number 3, separation of and isolation. Separation and isolation of and desired DNA fragment. इसी DNA fragment को हम लोग क्या बोलेंगे ना? जीन ऑफ इंटरेस्ट. Number 4, amplification of gene of interest by amplification करना है तो क्या करना पड़ेगा? PCR के थ्रू जाना पड़ेगा. Polymerase chain reaction. Number 5, ligation
of DNA fragment into a suitable vector or with a suitable vector. Number 6, transferring the rDNA into host. Number 7, culturing the host in a nutrient medium at large scale. And number 8, extraction of the desired product by downstream processing. तो वन बाय वन देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि क्या हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। What actually we have discussed till today in this particular chapter, we are now going to elaborate. We already finished the mechanism. We already finished the tools for the recombinant DNA technology. Now we are going to discuss about the steps of the recombinant DNA technology, how we are able to produce a biotechnological product. बात को समझे? एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। सपोज टू बी आपको इंसुलिन हार्मोन बनाना है, ठीक है? तो इंसुलिन हार्मोन इज द इंसुलिन being produced as a result of biotech is called as what ना? That is recombinant insulin. तो हम लोग को बनाना क्या है? recombinant insulin. तो recombinant insulin बनाने के लिए आपको हमेशा, मैंने पहले ही क्लास में बोला था कि what will be the product formed as a result of biotechnology are all protein product. All are protein based product. तो सिर्फ वही हार्मोन हम लोग बायोटेक में बना सकते हैं जो प्रोटीन बेस्ड होगा। कोई स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन हम लोग बायोटेक में बना नहीं सकते, सिर्फ प्रोटीन बेस्ड होगा। तो इंसुलिन इज ए प्रोटीन हार्मोन। तो हम लोग को प्रोटीन हार्मोन बनाना है, तो प्रोटीन के लिए एमआरएनए चाहिए, एमआरएनए के लिए जीन चाहिए। मतलब पहले स्टेप में हमको क्या करना है ना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। वी नीड टू गेट द डीएनए। हमारे पास दो टाइप का डीएनए होना चाहिए, एक तो क्रोमोसोमल डीएनए, ध्यान से सुनना, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, सिर्फ आपका ध्यान मेरे तरफ रहना चाहिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, मुझे बाद में मत बोलना। वी हैव ए क्रोमोसोमल डीएनए। उस क्रोमोसोमल डीएनए में सपोज टू बी हम लोग लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 में, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 11 में इंसुलिन जीन प्रेजेंट है। पहले हम क्रोमोसोम नंबर 11 लेंगे, उसमें जो डीएनए है पूरा स्ट्रेट करेंगे, उसको कट करेंगे बाय मींस ऑफ व्हाट ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो फर्स्ट स्टेप क्या है ना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले डीएनए लिए, डीएनए का सोर्स दो है, क्रोमोसोमल डीएनए प्लस प्लाज्मिड डीएनए और वेक्टर डीएनए। तो बोथ टाइप ऑफ डीएनए वी नीड, chromosomal DNA for the source of gene of interest, and for the carrying for the vector we need another DNA. वो प्लाज्मिड हो सकता है, रिट्रोवायरस हो सकता है, टीआई हो सकता है, XYZ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा टाइप का बायोटेक प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन, पूरा डिटेल्स प्रोसेस। अब डीएनए को फ्रैगमेंट कर दिए बाय मींस ऑफ व्हाट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब मिक्सचर बन गया, मिक्सचर में से एक डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करना है, निकालना है। तो दैट इज व्हाई द थर्ड स्टेप इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ दैट डीएनए फ्रैगमेंट और जीन ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, तो हम लोग को फ्रैगमेंट को सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है फ्रॉम दैट मिक्सचर ऑफ डीएनए। अब हमारे पास ये जो मिक्सचर ऑफ डीएनए से हमने सेपरेट कर लिया, तो आपके पास नंबर ऑफ जीन बहुत ही लेस नंबर होगा कि नहीं?
आप इसको एम्पलीफाई करेंगे 1 कॉपी 2 कॉपी इनटू बिलियंस एंड मिलियंस कॉपी, and that is why the fourth step is called as what, amplification of gene of interest, that is PCR. amplification मतलब नंबर इंक्रीज करेंगे, क्लोन करेंगे, उसका नंबर को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा जीन होगा उतना ज्यादा प्रोटीन बनेगा। हम लोग को ह्यूमन वेलफेयर करना है, खुद का वेलफेयर नहीं करना है कि भाई थोड़ा सा मिल गया तो हम बच जाएंगे आराम से, नहीं, हम लोग को ह्यूमन वेलफेयर करना है, तो ट्रिलियन एंड ट्रिलियन लीटर में बनाना होगा इंसुलिन, उसके लिए जीन भी तो उसी अमाउंट में चाहिए, तो पहले एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफाई कर लिया, हमारे पास अभी बिलियंस कॉपी ऑफ जीन है, अब उस जीन को हम किसके अंदर इंसर्ट करेंगे, वेक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट विद द सुइटेबल वेक्टर, वेक्टर के अंदर इंसर्ट हो गया, नाउ इट इज कॉल्ड एज आरडीएनए, याद आया, अब उस आरडीएनए अलोंग विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, द वेक्टर इज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट so that the host becomes transformed heterologous। अब उसको स्क्रीन कैसे करेंगे, हम लोग पढ़े थे PBR 322 PUC8 में हम लोग कलर सिलेक्शन प्रोसेस, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्म, वो हम लोग मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे प्रोसेस पढ़ रहे हैं, खाली सेपरेट कर दिए, सुइटेबल वेक्टर को होस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया, नंबर 6 ट्रांसफरिंग द आरडीएनए इनटू होस्ट। अब होस्ट के अंदर, इस वेक्टर के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, हम उस होस्ट को जितना फेवरेबल कंडीशन देंगे, जितना बढ़िया कंडीशंस देंगे, सुइटेबल एनवायरनमेंट देंगे, विद फेवरेबल पीएच, विद फेवरेबल टेम्परेचर, दैट इज ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट, देन दिस होस्ट विल ग्रो, अपना नंबर मल्टीप्लाई करेगा, एक्सपोनेंशियल फेज में वो ग्रो करेगा, लॉग फेज ग्रोथ, जितना ज्यादा ग्रोथ होगा उस होस्ट का, उसके अंदर प्लाज्मिड का भी मल्टीप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड विल फॉर्म द प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट मोर एंड मोर क्वांटिटी। सो पॉइंट नंबर 7 देखिए, कल्चरिंग द होस्ट इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम एट लार्ज स्केल, एंड जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा, अभी प्रोडक्ट को सेपरेट करना है कि नहीं, प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना है कि नहीं, दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो प्यूरिफाई करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको लेबलिंग करेंगे, स्टोरेज करेंगे, मार्केट में बेचेंगे, 1 by 1 आते हैं। तो नंबर 1, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, it is both chromosomal DNA and vector DNA, दोनों का ही सोर्स हम लोग को चाहिए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज chromosomal DNA as well as vector DNA। स्टेट नंबर 1, सपोज जो हम बैक्टीरिया को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरियल कल्चर, बैक्टीरियल होस्ट, कल्चर्ड एंड हार्वेस्टेड। पहले बैक्टीरिया को कल्चर किए, कल्चर करने से बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको फिर हम हार्वेस्ट करेंगे, नंबर 2, ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल, आप लोग को पता है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, पढ़े हो ना, लाइसोजाइम ब्रेकडाउन करता है उसको। तो अगर आपको बैक्टीरिया का सेल वॉल को ब्रेकडाउन करना है, तो आपको कौन सा एंजाइम यूज करना पड़ेगा, लाइसोजाइम।
So breakdown of cell wall of bacteria to release or get the DNA. ठीक है, अभी क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया को लेके यूज कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो फॉर बैक्टीरिया इट इज लाइसोजाइम. अगर आपके पास बैक्टीरिया ना हो के ईस्ट होता और एनी फंगस होता, तो ईस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए उसका क्या चाहिए, काइटिनेज. याद आया? अगर यहाँ पे ईस्ट ना हो के प्लांट सेल होता, सेल्यूलेज. ठीक है, अगर यहाँ पे प्लांट ना हो के एनिमल होता, एनिमल सेल होता लिपोप्रोटीनेज. बिकॉज एनिमल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट ना, लिपोप्रोटीन, bilayer membrane. So lipoproteinase we will use for the breakdown of the animal cell plasma membrane. For the plant cell wall it is cellulose, for the yeast it is chitinase. So it depends on the source क्या है, उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग एंजाइम यूज करेंगे so as to break down the either cell wall or animal that is plasma membrane. So as because we are discussing about the bacteria, so we have used it as a what na, lysozyme. बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम और बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम उसको बोलते हैं. सेल वॉल ब्रेकडाउन कर दिए तो उसके अंदर जो डीएनए था, जो जेनेटिक मटेरियल, तो बाहर आ गया. लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल क्या प्योर है? क्या उसमें आरएनए भी प्रेजेंट होगा, प्रोटीन भी होगा? तो हम लोग को प्योर डीएनए चाहिए या इम्प्योर डीएनए चाहिए? सो रिमूवल ऑफ ऑल एक्सेप्ट डीएनए. तो थर्ड स्टेप, तो डीएनए को छोड़ के बाकी चीज को सब हम रिमूव कर देंगे. सो फॉर आरएनए इट इज आरएनएज. For protein it is called as what, protease. So we will use the RNase enzyme, we will use the protease enzyme. हम लोग डीएनए यूज नहीं करेंगे, नहीं तो डीएनए को भी ब्रेक डाउन कर देगा. हम लोग को डीएनए को प्योर फॉर्म में चाहिए. We need to release or we need to remove this RNA and unwanted protein. So we have to use the RNase and protease. And इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ना, डिटर्जेंट यूज करते हैं. क्योंकि डिटर्जेंट में होता क्या है, एंजाइम ही होता है. इसलिए डिटर्जेंट देने से डिटर्जेंट में जो प्रोटीज होगा वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा. फिर हम लोग आरएनए देंगे. समझ में आया? नो डीएनएज, ओनली आरएनएज एंड प्रोटीज. नंबर 4, the using of the chilled ethanol. Using of the chilled ethanol to get purest form of DNA. Precipitate form of DNA. So this purest form of DNA is in the precipitate form. Chilled ethanol डालने से वो पूरा क्या हो जाता है ना, concentrate हो जाता है. We will looks like a white thread structure. And that process is called as, क्या बोलते हैं उसको, स्पूलिंग. क्या बोलते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. That process is called as spooling. Using the chilled ethanol to get the precipitate form of DNA, purest form of DNA is called as what? Na, spooling. ये था first step. क्या था? Isolation of genetic material or DNA. We are coming to the number 2. क्या है? Fragmentation of DNA. याद है? By means of what? Restriction in the nucleus. Fragmentation of DNA. यहाँ पे DNA मतलब क्या है? Both
Chromosomal and vector. Why? Restriction endonuclease सेम होना चाहिए, restriction की different होना चाहिए. हाँ. By using same restriction endonuclease, both DNA source will cut to form mixture of DNA fragment. तो ये मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट किसके लिए करेंगे हम लोग? फॉर दी क्रोमोसोमल डीएनए और फॉर द वेक्टर डीएनए. वेक्टर डीएनए को फ्रैगमेंट कर देंगे तो इसका कोई यूज नहीं बचेगा ना, याद है? सो वी नीड टू कन्वर्ट द मिक्सचर ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए फॉर ओनली क्रोमोसोमल, नॉट फॉर द वेक्टर. वेक्टर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? वेक्टर शुड बी आइडियल व्हेन द रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर द सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस शुड बी 1. उसके वजह से तो वो फ्रैगमेंट तो नहीं होगा ना. Then next, first step क्या है? Yes, separation and isolation of DNA fragment. तो सेपरेशन अलग चीज है, आइसोलेशन अलग चीज है. समझ में आ रहा है? पहले सेपरेशन देखते हैं, फिर आइसोलेशन देखते हैं. फर्स्ट आते हैं सेपरेशन. Separation of DNA by किसके थ्रू करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. Separation of DNA by gel electrophoresis. Let's see. देखें, देख लीजिए. Supposed to be this is a gel electrophoresis plate. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट में ऐसे बहुत सारा वेल प्रेजेंट होगा. ठीक है? This we can say it is a well, a mixture of DNA fragment इस एंड में देंगे. जिस एंड में वेल होता है वो होता है नेगेटिव एंड, मतलब कैथोड एंड. उसका अपोजिट क्या हो जाएगा ना? एनोड एंड. So here with mixture of DNA fragment. Mixture of DNA fragment is to be placed in which end? Cathode end, negative end. Actually DNA क्या क्या होता है ना? Weak negative charge. तो अगर ये DNA fragment itself is a weak negative charge, तो negative negative repulsion होगा. And we have provided it where, that is agar agar. I said that is what? Agarogel. Agarogel actually act as sieving effect. What is the meaning of sieving effect? The separation of large from small. Separation of large from small fragment
is called as what ना saving effect. तो कौन saving effect का काम कर रहा है? Agarose. So when we are placing the DNA mixture, अब ये DNA mixture में क्या क्या है ना, लार्ज भी है स्मॉल भी है. सो धीरे धीरे क्या होगा ना, जो लार्ज है वो बहुत ही स्लो पास करेगा, लेकिन जो स्मॉल फ्रैगमेंट है वो फास्टर मूव करेगा. एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम वी विल गेट व्हाट, तो डीएनए फ्रैगमेंट जो स्मॉल होगा वो टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड होगा, जो लार्ज होगा वो किस साइड में होगा, नेगेटिव साइड में होगा, एंड जो मॉडरेट होगा बीच में होगा. So it is the separation on the basis of charge or on the basis of size. Separation on the basis of configuration, that is shape and size. समझ में आ रहा है कि नहीं? We can say separation on the basis of configuration. That is shape and size. मतलब अल्टीमेटली ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि साइज अगर ज्यादा बड़ा होगा स्लो मूव करेगा, स्मॉलर द साइज फास्टर मूवमेंट, और फास्ट मूव further distance that will travel. And it is present towards anode end. लेकिन larger fragment होगा, larger the size, that will be present in which end? It is present in cathode end. So that will be slow move. And that will be less distance travel. ये क्वेश्चंस पूछता है कि साइज के रिस्पेक्ट में होता है कि चार्ज के रिस्पेक्ट, क्योंकि चार्ज तो सबका सेम, ऑल डीएनए आर नेगेटिव चार्ज. तो बेसिस क्या है ना, कॉन्फ़िगरेशन, शेप एंड साइज, दैट इज अल्टीमेटली वेट. जितना ज्यादा वेट होगा वो कम ट्रैवल करेगा, जितना कम वेट होगा वो फास्टर मूव करेगा. सो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट ना, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट. अब क्या है, we will add इथिडियम ब्रोमाइड. खड़े हो? We will add ethidium bromide to stain the DNA. DNA तो कलरलेस होते हैं, उसको कलर करना जरूरी है ना, स्टेनिंग करना जरूरी है. स्टेनिंग नहीं करेंगे तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे, बैंड पैटर्न आपको दिखेगा ही नहीं. And for that we have to add the ethidium bromide, that is ETBr, to stain the DNA, and followed by UV radiation expose. And UV radiation में expose करने से क्या होगा, deep orange will seen. तो अभी डीएनए को आप किस कलर में दिखेगा आपको,
ब्राइट ऑरेंज कलर आपको दिखेगा, ऑरेंज कलर बैंड डीएनए विल बी सीन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू यूवी रेडिएशंस। दिखा आपको कि भाई ये जो कलर बैंड है, ऑरेंज बैंड है, ये डीएनए है, एंड डीएनए किस डिस्टेंस में कहां पे है, पॉजिटिव एंड में भी दिखेगा, नेगेटिव एंड में भी दिखेगा। अब आप लोग पढ़े क्या हो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़े हो। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोग को ये पता है कि विच जीन ऑफ ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट इन विच क्रोमोसोम, एंड उस जीन का बेस साइज क्या है, उस बेस साइज के हिसाब से रेस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल करेगा थ्रू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना उसका बेस साइज है तो वो उतना ट्रेवल करेगा। तो हम लोग जब भी ये सेपरेट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इंसुलिन जीन के XYZ जीन जो हम लोग को जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, है ना। फिर वहां से हम उठाते हैं उसको, क्योंकि आपका जो जीन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट था वो तो सेपरेट हो चुका है, अभी आइसोलेट करना बाकी है। तो मैंने पहले क्या आपको डिस्कशन किया, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब उससे पहले याद रखिए the same process, the gel electrophoresis process is also to be repeated with वेक्टर also। अब बोलेंगे कि सर हम लोग को वेक्टर को यहाँ पे क्यों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, डीएनए फ्रैगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना था, वो समझ में आ गया कि भाई इनको सेपरेट करना है ताकि डीएनए मिक्सचर में से जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप निकाल सके। बट व्हाट इज द नीड ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू बी डन फॉर द वेक्टर आल्सो, to prevent, why it is we are repeating the vector also, as to prevent excess cleavage or activity of restriction endonuclease। बात को समझा देते हैं, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट है, हमने क्या ऐड किया है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉर द वेक्टर आल्सो। अब अनफॉर्चुनेटली हम लोग आइडियल वेक्टर के लिए पढ़े थे कि आइडियल वेक्टर शुड बी दैट in which the vector contains one restriction site for one restriction endonuclease। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ आइडियल वेक्टर ही मिले, हो सकता है कि एक वेक्टर ऐसा मिल गया जिसमें एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो क्या करेगा ना, पूरा प्लाज्मिड को फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देगा कि नहीं। अगर फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर दिया दैट विल बी नो यूज फॉर द बायोटिक। So we need to separate this restriction endonuclease as soon as possible from the vector। जितने टाइम के लिए ये restriction endonuclease वेक्टर के साथ लगा रहेगा, अटैच रहेगा, उतना वो फ्रैगमेंट करता जाएगा। हम लोग को वेक्टर को फ्रैगमेंट नहीं कराना है, उनको फ्लैंक कराना है, फ्लैंक, so that the gene of interest will be inserted। तो फ्लैंक करने के लिए मिनिमम क्लीवेज चाहिए या एज मैक्सिमम पॉसिबल क्लीवेज होना चाहिए, मिनिमम तभी होगा जब उसको जल्दी से जल्दी आप सेपरेट करें। कैसे सेपरेट करेंगे भाई, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज एन एंजाइम, एंजाइम इज मेड ऑफ अ प्रोटीन, प्रोटीन का कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आप डीएनए एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों का मिक्सचर को नेगेटिव एंड में डाल देते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट में, तो डीएनए तो मूव करेगा लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मूव नहीं करेगा। So by means of this method we can separate the restriction endonuclease from the vector DNA to
prevent the excess cleaving activity of what? समझे? That is why we are repeating the same gel electro process for the vector. So this is supposed to be a restriction endonuclease. This is supposed to be the DNA vector. DNA vector with negative charge. Restriction endonuclease एक प्रोटीन है, no charge. The DNA move. But not restriction endonuclease. ठीक है? ये नेगेटिव एंड होगा, ये पॉजिटिव एंड होगा. Complete. Now it is the isolation of desired DNA. समझ में आ रहा है? Supposed to be this is the gene of interest, right? हम क्या करेंगे ना, पहले उसको डायरेक्टली उसको निकालेंगे. मीन्स जेल प्लस डीएनए है कि नहीं? यहाँ पे जेल प्लस डीएनए है. अब हम क्या करेंगे ना, जेल को सेपरेट कर देंगे प्लस डीएनए को सेपरेट कर देंगे. पहले तो हम कट करके निकालेंगे जेल अलोंग विद डीएनए, तो फिर डीएनए को सेपरेट कर देंगे, जेल को सेपरेट कर देंगे. द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इल्यूशन. स्पूलिंग एंड इल्यूशन आपको क्वेश्चन पूछेगा, समझे? Isolation of desired DNA is called as what? Now illusion. But what is pooling? Yes, precipitate form of purest form of DNA to be isolated is called as what? Pooling. Next we are coming to number 4th step. Amplification of zero of interest by means of process called as what? PCR. Complete. Step number 4. Amplification of gene of interest by PCR.
polymerase chain reaction. First of all, PCR is ultimately what? The replication of DNA in large scale is called as what? Na PCR. So PCR का fundamental concept क्या है? The replication of DNA. यहाँ पे इन विट्रो हो रहा है कि इन विवो हो रहा है? इन विट्रो ही हो रहा है ना? नॉर्मली जो डीएनए जो रेप्लिकेट होता है वो सेल के अंदर होता है. हम लोग यहाँ पे पीसीआर मशीन में कर रहे हैं. तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन विट्रो है, इन लार्ज स्केल is called as PCR. And with the father of PCR, Kary-Mullis. Kary-Mullis, father of PCR. क्या डिस्कवर किए थे मैं बता रहा हूं आपको. What the component need for PCR? Number one, Taq DNA polymerase. Taq DNA polymerase पढ़े हो? Taq DNA polymerase. Why the Taq DNA polymerase is to be essential for the PCR? Why not the normal DNA polymerase? Yes. It is extracted from bacteria Thermophilus aquaticus or Thermus aquaticus. It is the Thermophilus aquaticus or Thermus aquaticus, a native of hot spring of Yellowstone National Park, USA. तो इसको कहां से डिस्कवर किया गया था इस बैक्टीरिया को? हॉट स्प्रिंग, मतलब इसका नेचुरल हैबिटेट क्या है? हॉट वाटर में ये रहता है. हॉट स्प्रिंग ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क. एंड ये कितना टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है? ना टॉलरेट अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड. It can be tolerate up to 95 डिग्री सेंटीग्रेड. तो वो हॉट स्प्रिंग था, उस हॉट स्प्रिंग का टेम्परेचर कितना था? जस्ट बिलो 100 डिग्री, 95. मतलब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये डीनेचर नहीं होगा. अगर 95 से ज्यादा हो गया तब जाके ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीनेचर्ड होगा. तो ये थर्मोफिलिक एंजाइम हुआ कि नहीं? The enzyme which can present without any denaturation in the hot or that is high temperature is called as what? Na thermophilic enzyme. तो ये एक थर्मोफिलिक एंजाइम. नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं? 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाएगा तो धीरे धीरे डिनेचुरेशन स्टार्ट होता है इन द हाई टेम्परेचर. बट दिस इज द एंजाइम व्हिच कैन टॉलरेट अप टू 95 डिग्री, सो इट इज अ थर्मोफिलिक एंजाइम. नंबर 2, small nanogram of DNA as
इनिशियल डीएनए टेम्पलेट पढ़े हो आप लोग? डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन आप लोग पढ़े हो? तो यहाँ पे भी डीएनए टेम्पलेट के लिए आपको क्या चाहिए? स्मॉल नैनोग्राम ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 3, 4 न्यूक्लियोटाइड। ये सब क्या है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा कि राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा? क्योंकि हम लोग को डीएनए रेप्लिकेट करना है। एंड आप लोग पढ़े कि डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, एडेनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड एंड थाइमिडाइलिक एसिड. These are the 4 different type of deoxyribonucleotide we need. Number 4, DNTPs, deoxynucleoside triphosphate, deoxynucleotide triphosphate. ना DNTP deoxynucleoside होगा, triphosphate. Deoxynucleoside triphosphate act as source for phosphate and energy source. भाई फॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा तो फिर हम लोग का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा कैसे? समझ में आ रहा है कि नहीं? एनर्जी नहीं होगा तो डीएनए लाइगेज जोड़ेगा कैसे? एंड हु इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? हु इज द सोर्स ऑफ फॉस्फेट? डीएनटीपीस, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ठीक है। नंबर 5, डीएनए प्राइमर। आप लोग पढ़े हो आरएनए प्राइमर, बट दैट इज इन विवो की इन विट्रो? इन विवो। इन विट्रो में हम लोग क्या देंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आरएनए प्राइमर नहीं देंगे। क्या देंगे? क्योंकि हम लोग के पास इतना नहीं है कि भाई एंजाइम दे फिर उस आरएनए को वो डीएनए में कन्वर्ट करे। हम लोग डायरेक्टली क्या देंगे? डीएनए प्राइमर विथ 3' एंड एक्सपोज और फ्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का लाइन है पूरा कि ऐसा डीएनए प्राइमर हम देंगे जिसका 3' एंड फ्री हो। बात को समझे नहीं? 5' फॉस्फेट एंड फ्री नहीं होना चाहिए। कौन सा फ्री होना चाहिए? 3' एंड फ्री। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज कैन ऐड द न्यूक्लियोटाइड ओनली एट द 3' एंड। इसीलिए हम लोग को 3' एंड एक्सपोज रखना है ताकि डीएनए पॉलीमरेज उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड करे एंड ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करे। नंबर 6, few necessary ions and salt. Like your magnesium chloride act as cofactor. जैसे हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड में जो मैग्नीशियम आयंस है वो डीएनए पॉलीमरेज का कोफैक्टर है। बायोमोलिक्यूल में पढ़े थे, आप याद करिए कि कोफैक्टर जो है वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है टू डू द पर्टिकुलर रिएक्शन। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के प्रेजेंस में Mg2+ के प्रेजेंस में ये कोफैक्टर का काम करेगा फॉर द एक्टिवेशन ऑफ व्हाट? ना डीएनए पॉलीमरेज। तो कैटलिस्ट का काम करेगा।
These are the necessary requirement for the in vitro large scale replication of DNA, which is called as PCR. समझे या नहीं समझे? प्रोसेस देख लेते हैं. So we are following the steps. पहले ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, right? This is double stranded DNA. Now we will go for the denaturation. And denaturation need 94 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, इसीलिए हमने पैक पॉलीमरेज लिया था जो कि 95 तक टॉलरेट कर सकता है. नहीं तो सोचिए आपको एवरी वन पीसीआर साइकिल के लिए वन साइकिल ऑफ पीसीआर नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज अगर पर यूज करते तो एक बार डीएनए पॉलीमरेज ऐड किए 94 हो गया, डिनेचर हो जाएगा, तो फिर से सेकेंड पीसीआर के लिए फिर से फ्रेश डीएनए पॉलीमरेज ऐड करना पड़ता. मतलब एवरी पीसीआर में आपको फ्रेश डीएनए पॉलीमरेज ऐड करना पड़ता क्योंकि नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट टॉलरेट अप टू 94. तो आपको रेगुलर बेसिस पे डीएनए पॉलीमरेज ऐड करना पड़ता. जितना ज्यादा इंटरफेरेंस उतना ज्यादा डीएनए डैमेज होने का चांस है, उतना ज्यादा डीएनए एरर होने का चांस है. हम लोग को इंटरप्ट करना है कि अनइंटरप्ट करना है? तो अनइंटरप्ट करना है तो आपको ऐसे डीएनए पॉलीमरेज देना है जो कि डिनेचर्ड ना हो. इसीलिए हमने यहाँ पे टॉप पॉलीमरेज दिया. एंड उसी टॉप पॉलीमरेज और टैग पॉलीमरेज को कौन डिस्कवर किए थे? कैरी मलिस. And that is why he is regarded as the father of PCR. अब ये बन गया क्या? क्या बन गया? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, राइट? Now we will add the aniline, that is addition of DNA primer. Aniline 50 degree to 60 degree होता है. What is the meaning of aniline? The addition of DNA primer. डिनेचुरेशन क्या था? ब्रेक डाउन ऑफ कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे तभी तो वो डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड होगा. तो यहाँ पे हमने एडिशन ऑफ डीएनए प्राइमर कर दिया. देखिए तो डीएनए प्राइमर का ये हो जाएगा 5' मतलब 3' एक्सपोज हुआ कि नहीं?
3' एक्सपोज हुआ, that is called as aniline. Now we will add what? The Taq polymerase. Nucleotide. We will add different type of salt. सब ऐड कर देंगे and DNTPs. सब ऐड कर दिया एक साथ. Now the next step is what? Now that is कंटिन्यू करेगा. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन. क्या बोलते हैं उसको? एक्सटेंशन. Now the process is called as extension. And extension need how much? 72 degrees centigrade. यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्वेश्चंस पूछेगा कि टेम्परेचर नीड फॉर डिनेचुरेशन, टेम्परेचर नीड फॉर एनीलिंग, टेम्परेचर नीड फॉर एक्सटेंशन. सीरियली पूछेगा, पहले डिनेचुरेशन देन एनीलिंग देन एक्सटेंशन और एक्सटेंशन देन एनीलिंग डिनेचुरेशन. क्लियर? समझ में आ रहा है? That gives rise to like this. धीरे 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 क्या होगा? ये This is called as extension. 72 डिग्री सेंटीग्रेड में ये अभी डीएनए बना. And finally we'll get what? The two different type of DNA. Two copy of double stranded DNA. Yes or no? If 5 days 3 days सीक्वेंस ठीक रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा इधर उधर. This is called as entire. इसको क्या बोलेंगे आप? 1 साइकिल बोलेंगे या 2 साइकिल बोलेंगे? यहां से स्टार्ट हुआ था, ये क्या है? 1 साइकिल. कंप्लीट हो गया. So 1 billion copy can be generated at the end of 30 PCR cycle. अगर आपको एक जीन ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है तो आप 30 पीसीआर साइकिल के बाद कितना निकाल सकते हैं? So 1 billion from one number by means of the end of which PCR cycle ना 30. मतलब इसका रेशियो क्या है? ना 2 to the power n number of cycle
So 2 to the power n number of molecule will get at the n number of cycle. समझे कि नहीं? So how many molecule of DNA will be produced at the n number of cycle? Not 2 to the power n number. ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको इससे क्वेश्चंस पूछेगा। इतना डीएनए फ्रैगमेंट दिया गया है, इतना साइकिल के बाद कितना नंबर होगा, कर सकते हैं, पूछेगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। आप लोग पढ़े हैं अभी व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर का मतलब अगर याद रहेगा तो एप्लीकेशन इजीली आप कर सकते हैं। भाई पीसीआर का मतलब क्या है? पीसीआर का मतलब है लार्ज स्केल रेट ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब पीसीआर आप तभी यूज करेंगे व्हेन यू हैव द सैंपल ऑफ डीएनए इज वेरी लेस। यू जस्ट नीड टू एम्पलीफाई द नंबर ऑफ डीएनए, to amplify the number of DNA so that we can recognize, we can identify, we can research on that DNA. तो बस इतना दिमाग लगाना है कि आपको स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल बनाने के लिए कहां-कहां आप पीसीआर को यूज कर सकते हैं। तो प्लीज राइट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। Number 1, diagnosis of pathogen. Like your AIDS. Diagnosis of specific mutation. Number 3, in DNA fingerprinting. फिंगरप्रिंटिंग आप लोग पढ़े हो। नंबर 4, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक microbes. Number 5, detection in genetic defect. Prenatal, याद है ना? एमनियोसेंटेसिस हम लोग करते हैं, एम्ब्रियो का सेल्स थोड़ा सा हम एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू निकालते हैं, थोड़ा सा मतलब स्मॉल नंबर ऑफ एम्ब्रियो सेल और लार्ज नंबर। स्मॉल को हर जगह देखिए, आपको एड्स नहीं हुआ लेकिन एड्स के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है, तो स्मॉल हुआ कि नहीं? म्यूटेशन हमेशा स्मॉल स्केल में होता है कि लार्ज स्केल में होता है? हर जगह एक ही चीज है, फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग में आपको एविडेंस मिलता है क्राइम साइट से, स्मॉल स्केल। उसको लार्ज स्केल में स्पेसिफिक माइक्रोब्स, आपके पास सॉइल का सैंपल है, आपके पास वाटर का सैंपल है, आपके पास XYZ कोई सैंपल है, तो आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके ऊपर कि उसमें क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आपके पास तो सैंपल कलेक्शन कम होगा ना। तो एवरीथिंग द पीसीआर मीन्स स्मॉल टू लार्ज। Number 6, detection of plant pathogen. And number 7, in paleontology. आपको फॉसिल्स का एविडेंस जब मिलता है, लार्ज स्केल एविडेंस मिलता है कि स्मॉल स्केल? तो इसके लिए हम लोग डीएनए भी सैंपल आपको कम मिलेगा, उसको एम्प्लीफाई करेंगे तभी तो रिसर्च कर सकते हैं। So everything is as simple, that is small nanogram of DNA into large quantity. So we will continue in the next class, next topic.